दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बाल विकास का मैराथन पापा वीडियो रहेगा। तैयारी अगर आप कर रहे हैं यूपी टेट की 28 नवंबर को होने वाली परीक्षा की, तो इस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में पेपर में छपे हुए देखने को मिलेंगे। यकीन ना हो तो पेपर हो जाए, उसके बाद आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ इसमें से सर प्रश्न आए हैं। ये मैराथन पापा वीडियो रहेगा। इसी तरीके से हमने एक ईवीएस का वीडियो अपलोड किया है, ये बाल विकास, इसके बाद हिंदी और संस्कृत के भी वीडियो इसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के इतिहास से शुरू करेंगे, मनोविज्ञान के संप्रदाय की बात करेंगे, कौन कौन से संप्रदाय है, शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात करेंगे, प्रयोगशाला सबसे पहले किसने बनाई, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, अभिवृद्धि विकास क्या है, विकास के आयाम, विकास के सिद्धांत, इसके बाद अवस्थाओं की बात करेंगे, किस अवस्था के कितने उपनाम हैं, अवस्थाओं की विशेषताएं क्या हैं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इन अवस्थाओं की विशेषताएं और इनके उपनाम। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, समय निकाल लीजिएगा 2 से 2.5 घंटे का। फिर हम बात करेंगे संवेग क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है, कुछ सिद्धांत और यहाँ पर। उसके बाद अधिगम से प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है। अधिगम में आपका वक्र आ जाता है, नतोदर वक्र, वक्र के जो प्रकार होते हैं इन सब की हम बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हर बार एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। उसके बाद आ जाएगा अधिगम का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, अधिगम के प्रकार, अधिगम के सिद्धांत, थॉर्नडाइक, कोहलर, कोफका। उसके बाद हम बढ़ेंगे स्किनर के सिद्धांत की तरफ, फिर गेस्टाल्टवाद की बात करेंगे, पुनर्बलन का सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, अभिप्रेरणा की बात करेंगे, व्यक्तित्व का वर्गीकरण। इसके बाद अगला चैप्टर आपका आएगा बुद्धि, बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं जिससे प्रश्न आपकी परीक्षा में 110% पूछा ही जाएगा, बुद्धि लब्धि, बुद्धि के सारे सिद्धांत, फिर समावेशी शिक्षा। इसके बाद अधिगम संबंधी निरोगिता, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, इसकी हम बात करेंगे। फिर आरटीई 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगी। एनसीएफ 2005 की बात करेंगे हम। शिक्षण क्या है, शिक्षण की प्रकृति क्या है, शिक्षण के स्तर, यहाँ से हर बार प्रश्न आता है, स्मृति, चिंतन, बोध स्तर। उसके बाद आपका टॉपिक आ जाएगा यहाँ पर मॉरिसन का बोध स्तर। फिर शिक्षण सूत्र की हम बात करेंगे, माइक्रो टीचिंग क्या है, शिक्षण विधियाँ और उनके प्रतिपादक, ब्लूम टैक्सोनॉमी शॉर्ट में, अपसारी अभिसारी चिंतन, सृजनात्मकता क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह से प्रश्न बन सकता है, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, भाषा और विचार, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। इसके बाद आपका आएगा जीन पियाजे का सिद्धांत, स्कीमा क्या है, समंजन क्या है, समस्थापन क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है, जीन पियाजे के सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक दुविधा क्या है, संज्ञान और संवेग में क्या संबंध है, पोर्टफोलियो क्या है, अधिगम के लिए आकलन क्या होता है, अधिगम का आकलन कब होता है, अधिगम के समान आकलन कब होता है, उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षण। लास्ट में हम बात करेंगे मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद में जो है, और फिर इसके बाद कुछ इससे संबंधित वन लाइनर। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या आपको बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। जिनके पास हमारे नोट्स हैं उनके नोट्स में सारी चीज़ें होंगी, बस आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, एक बार नोट्स को रिवीजन के तौर पे पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये पसंद आता है। 10 मिनट देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, वैसे आपको पता चल ही गया होगा, है ना। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो ट्रेलर देख करके जान जाते हैं कि हाँ मूवी में दम है कि नहीं है, तो इसी तरीके से हमने ओवरव्यू दिखाई दिया है कि क्या क्या आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक छूट जाते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं कि 2 घंटे में आपको 2.5 घंटे में बेहतरीन चीज़ें दी जाएं जिससे प्रश्न फंसे आपकी परीक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप 2-2 दोस्तों को शेयर करेंगे, जितने लोग देख रहे हैं, तो काफ़ी लोगों तक इस वीडियो की रीच पहुंचेगी। तो सबसे पहले जानना जरूरी है मनोविज्ञान है क्या। तो मनोविज्ञान मन का विज्ञान, अर्थात मनोविज्ञान वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। लेकिन वर्तमान समय में अगर इसकी परिभाषा पूछी जाए तो मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार, बिहेवियर का और दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वर्तमान समय में हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मनोविज्ञान का मतलब क्या है, मन का विज्ञान, मन का विज्ञान। मनोविज्ञान जो शब्द है
इंग्लिश में ये शब्द है साइकोलॉजी, लेकिन जो ये साइकोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है दो शब्दों से मिलकर के, साइकी और लोगस। साइकी जो है ये ग्रीक यूनानी भाषा के दो शब्द से मिलकर के बना है, यानी साइकी और लोगस ये जो शब्द हैं, आपसे अगर प्रश्न पूछे कि ये किस भाषा के शब्द हैं तो यूनानी ग्रीक भाषा कहें या फिर हम लैटिन भाषा कहें। ठीक है, साइकी का मतलब क्या होता है? साइकी शब्द का अर्थ होता है आत्मा, लोगस शब्द का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है ये कहा गया। ठीक है, स्टडी ऑफ सोल। देखिए, साइकी शब्द का अर्थ आपने जाना आत्मा, और लोगस का अध्ययन अर्थात आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। अब यहां पर प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मनोविज्ञान का जन्म कब हुआ? तो ऐसा माना जाता है कि मनोविज्ञान का जन्म यूनान में 300 ईसा पूर्व हुआ। मनोविज्ञान की जननी या मनोविज्ञान का पिता या मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का जनक या पिता माना जाता है। कुछ परिभाषाएं हैं मनोविज्ञान की, जैसे आपसे कहा जाता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ये कथन किसका है? वाटसन का। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, मॉर्गन कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि शुरुआत में जब मनोविज्ञान आया, शताब्दी की बात करें तो यहाँ पर 16वीं शताब्दी की, तो मनोविज्ञान को क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान कहा गया। इसके समर्थक कौन थे? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, सुकरात। इन लोगों ने यह माना कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। साइकोलॉजी क्या है? आत्मा का विज्ञान है। लेकिन हुआ क्या? आत्मा तो दिखती नहीं है, तो इनका जो कॉन्सेप्ट था वो फेल हो गया। लोगों ने कहा कि आत्मा दिखती नहीं है तो हम कैसे मान लें, इसका कोई प्रूफ नहीं मिल पा रहा था। तो ये विचारधारा धीरे 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 क्या है? इसका विरोध होने लगा। फिर आया आपको शताब्दी की बात करें तो यहाँ पर 17वीं 18वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक आए, जॉन लॉक, पैम्पोलॉजी। इन लोगों ने क्या कहा कि मनोविज्ञान क्या है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। ये 17वीं शताब्दी की बात है। इसमें कहा गया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो पंपोनॉजी, जो कि इटली के दार्शनिक थे। इसके अलावा लॉक और बर्कली ने भी इसको क्या कहा है? मन का विज्ञान ही माना है। लेकिन ये परिभाषा भी अमान्य हो गई, क्योंकि मन के बारे में हम किसी के मस्तिष्क को पढ़ नहीं सकते, तो ये परिभाषा भी अमान्य हो गई। फिर आई चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ठीक है, इसमें फ्रायड महोदय, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स सली आदि मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। 19वीं शताब्दी। फिर इसको भी, ये परिभाषा भी क्या है? नहीं मानी गई। फिर जो है वर्तमान समय में मनोविज्ञान 20वीं शताब्दी में आया, तब कहा गया कि मनोविज्ञान की ये नवीनतम विचारधारा है, और वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। तो वर्तमान समय में अगर आपसे पूछ ले मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, सन 1905 में एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम मैकडूगल। इनकी एक पुस्तक थी आउटलाइन साइकोलॉजी। आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की आलोचना या निंदा की गई है। तो प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि विलियम मैकडूगल की पुस्तक जिसमें चेतना शब्द की निंदा की गई है, उस पुस्तक का नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी। इसमें चेतना शब्द की निंदा की गई है 1905 में। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानते हैं कुछ संप्रदायों के बारे में मनोविज्ञान। तो सीक्वेंस भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। आत्मा ने जब शरीर को छोड़ा फिर आ गया मन, तो मनोविज्ञान मन का विज्ञान कहा गया। इसके बाद चेतना का विज्ञान, और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान। एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है? यही कहीं लिखा भी होगा, सुन लीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय जाता है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स को। अमेरिका में विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम जेम्स की एक पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये मनोविज्ञान की एक आधारशिला बन गई। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? ये विलियम जेम्स की है। ठीक है, और मनोविज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ किसने किया? तो अरस्तु ने।
तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या देता है। अगर प्रश्न पूछे मनोविज्ञान के जनक कौन है या सबसे पहले इस पर अध्ययन किसने किया, तो अरिस्टिटो यानी अरस्तु ने। चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर संप्रदाय के बारे में। तो संरचनावाद संप्रदाय ये मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं विलियम वुंट टिचनर। और प्रकारवाद संप्रदाय की बात करें तो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं जॉन डीवी विलियम जेम्स। ठीक है, विलियम जेम्स जो है इसके प्रकारवाद संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। देखिए, अगर आप इसको भूल रहे हैं कि पहले कौन आया आत्मा मन, तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, आम को चाव से खाते हैं। ट्रिक हमारी क्या कहती है, आम को चाव से खाते हैं, ये तो याद रहेगा ना, आम को चाव से खाते हैं। अब ये ट्रिक क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं, तो आ से हो जाएगा आत्मा का विज्ञान, फिर क्या है म से हो जाएगा मन या मस्तिष्क का विज्ञान, आम को हो गया, फिर क्या है चाव से, चा में हो जाएगा चेतना का विज्ञान, ठीक है, वा से व्यवहार का विज्ञान। तो आम को चाव से खाते हैं, ये आप सीक्वेंस में ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार के रूप में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, अगले पॉइंट के लिए। कुछ चीजें हम आपको और बता दें। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, इसमें थोड़ा सा अपवाद है, कई जगह आपको विलियम जेम्स मिलेगा, कई जगह विलियम वुंट मिलेगा, तो ये एक विवादित है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला आप जानते हैं विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में। ठीक है, संरचनावाद हो गया, प्रकारवाद हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर हम साहचर्यवाद की। तो इसकी स्थापना किसने की, जॉन लॉक ने की। इसके अंतर्गत स्पंदन तथा स्मृति के संबंध ज्ञात करने के साहचर्य को स्वीकार किया गया। फिर आ जाता है व्यवहारवाद संप्रदाय। प्रश्न पूछता है कि व्यवहारवाद के जनक किसे माना जाता है। व्यवहारवाद के जनक माना जाता है जेबी वाटसन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है व्यवहारवाद वाला। अगला देखिएगा, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की बात करें तो इसके प्रतिपादक हैं वर्दीमर, इनके सहयोगी थे कोहलर और कोफका, और कर्ट लेविन भी आपके गेस्टाल्ट के अंतर्गत ही आते हैं। गेस्टाल्ट जो शब्द है इसका मतलब होता है समग्र या पूर्ण आकार। तो गेस्टाल्ट में हम कैसे चलते हैं, पूर्ण से अंश की ओर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेरक संप्रदाय। प्रेरक संप्रदाय की बात करें, इस संप्रदाय का प्रतिपादक किसने किया, तो विलियम मैकडूगल ने। यह संप्रदाय मशीनी या व्यवहार विचार के बिल्कुल विरुद्ध है। इसको प्रेरक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रेरणा कार्य करने की इच्छा पर बल देता है। आगे बढ़ते हैं। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। तो मनोविश्लेषणात्मक के जनक कौन माने जाते हैं, संप्रदाय का प्रतिपादन किया सिगमंड फ्रायड ने। इस संप्रदाय में अचेत पूर्ण चेतन व्यवहार को सम्मिलित किया गया है। इस संप्रदाय में व्यवहार निर्धारण तथा व्यक्तित्व में काम मूल प्रवृत्ति कारक को महत्वपूर्ण माना गया। तो प्रश्न आपसे पूछे कि किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार में काम मूल प्रवृत्ति कारक को महत्वपूर्ण माना है, तो सिगमंड फ्रायड ने। सिद्धांत कौन सा दिया, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। एक प्रश्न आपको और बता दें, यहां पर एक जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक का नाम सुना होगा, स्विस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वाधिक किताबें लिखी हैं बाल मनोविज्ञान पर, 32 से अधिक किताबें लिखी हैं। चलिए यहां पर देखिएगा, शिक्षा की बात करें तो एजुकेशन जो है, एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण हो जाता है शिक्षा। एजुकेशन शब्द जो है इसमें एजुकेटन, ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। शिक्षा शब्द जो है ये शिक्ष धातु से बना है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सीखना। तो जब आपसे एजुकेटम पूछे लैटिन भाषा का शब्द, शिक्ष पूछे तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। प्लेटो क्या कहते हैं शिक्षा की परिभाषा के बारे में, कि शिक्षा से अभिप्राय वह प्रशिक्षण जिसके द्वारा बच्चों या बालकों में सद्गुण की मूल प्रवृत्तियों तथा इस हेतु आदतों के निर्माण से है। महात्मा गांधी कहते हैं शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालकों एवं मनुष्य में शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति से है। अगली परिभाषा इंपॉर्टेंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा वह ज्ञान है जो केवल सूचनाएं ही नहीं देती अपितु मनुष्य के जीवन और उसके संपूर्ण वातावरण के प्रति तादात्म्य स्थापित करती है। परा मनोविज्ञान, ये एक लाइन हमने ऐड कर ली क्योंकि इसमें आप लोग ज्यादा गलत कर सकते हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि मनोविज्ञान की नव विकसित शाखा कौन सी है।
ठीक है। तो परा मनोविज्ञान जो है ये मनोविज्ञान की नव विकसित शाखा है। इस शाखा के अंतर्गत मनोविज्ञान अतीन्द्रिय और इंद्रिय प्रत्यक्षों का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और चीजों को कवर करते हैं। यहां से प्रश्न पक्का एक दो फंसेगा। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रुडोल्फ गोल्काय ने किया। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक हमने आपको बताया, कई जगह इसका आंसर विलियम वुंट भी मिलेगा, बट हम विलियम जेम्स को कंसीडर करेंगे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट है। पशु मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं। संरचनावाद प्रवर्तक के जनक विलियम वुंट और टिचनर। मनोविश्लेषणवाद के जनक है सिगमंड फ्रायड। गेस्टाल्टवाद के जनक है वर्दीमर। इनके सहयोगी हैं कोहलर और कोफका। व्यवहारवाद के जनक हैं वाटसन। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। अनुबंधन सिद्धांत के जनक हैं पावलोव। क्रिया प्रसूत सिद्धांत के जनक हैं स्किनर। पुनर्बलन सिद्धांत के जनक हैं क्लार्क हल। मानवतावादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं मास्लो। प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक हैं विलियम मैकडूगल। प्रकारवाद संप्रदाय के प्रतिपादक हैं विलियम जेम्स। क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया। अंतरदर्शन विधि के प्रवर्तक हैं विलियम वुंट और टिचनर। बहिदर्शन विधि दी गई जेबी वाटसन के द्वारा। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दी। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने दी। समाजमिति विधि के प्रवर्तक है जे.एल. मोरेनो। व्यक्ति इतिहास जीवन वृत्ति विधि दी गई टायरमैन के द्वारा। प्रयोगात्मक विधि के प्रवर्तक हैं विलियम वुंट। बीज कोषों की निरंतरता का नियम दिया गया बीजमैन के द्वारा। अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम दिया गया लैमार्क के द्वारा। मेंडल का आनुवांशिकता का नियम दिया जॉन ग्रेगर मेंडल ने। लैंगिक विकास का सिद्धांत दिया सिगमंड फ्रायड ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जीन पियाजे ने। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया एरिक इरिक्सन ने। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की के द्वारा दिया गया। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया कोहलबर्ग के द्वारा। विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कोलकाता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग 1916 ईस्वी में खोला गया। भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई। 1989 ईस्वी को नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना हुई। विलियम ने 1862 में ब्रिजेस नामक प्रारंभिक पुस्तक में ही मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र प्रयोगात्मक विज्ञान होने की घोषणा कर दी थी। बोरिंग ने विलियम वुंट के लिए कहा है कि वुंट से पहले मनोविज्ञान तो बहुत था परंतु कोई मनोविज्ञानी नहीं था। एबिंगहास कहते हैं कि मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है परंतु इसका इतिहास बहुत कम दिनों का है। मनोविज्ञान वर्तमान में किस अवस्था में, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले ऑप्शन में दे देगा बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। तो मनोविज्ञान वर्तमान में शैशवावस्था में है। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहेंगे आप? विलियम वुंट ने। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और अभी भी यही प्रचलन में है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। किलपैट्रिक ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट प्रणाली को प्रतिपादित किया और करके सीखने पर बल दिया। तो प्रोजेक्ट प्रणाली किसके द्वारा दी गई है? प्रोजेक्ट विधि किसके द्वारा दी गई है? तो किलपैट्रिक के द्वारा प्रोजेक्ट मेथड दिया गया है। ध्यान रखिएगा इस बात को, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ा जाए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पिछली जो भी क्लासेस हुई हैं उनके लिंक हम इस वीडियो के नीचे पहले कमेंट बॉक्स में दे देंगे। मारिया मॉन्टेसरी ने मंदबुद्धि बालकों के लिए मॉन्टेसरी प्रणाली विधि का प्रतिपादन किया। हरमन रोडसा ने 1921 में स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किया। आर्मस्ट्रांग ने ह्यूरिस्टिक पद्धति का प्रतिपादन किया। इसी को हम खोज विधि भी कहते हैं। यह विधि विज्ञान के लिए बहुत उपयोगी साबित रही। B.F. स्किनर ने 1938 में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। टॉलमैन ने 1932 में उद्देश्यवाद व्यवहार का प्रतिपादन किया। लियोपोल्ड बेलाक ने ब्लॉक लिखा है, कहीं कहीं बेलाक लिखा हुआ मिलता है, बेलाक ही सही है। लियोपोल्ड बेलाक ने 1948 में व्यक्तित्व मापन के लिए अंतर्बौद्ध परीक्षण का निर्माण किया। डॉक्टर कार्टन ने वेनेटिका इकाई प्रणाली का प्रतिपादन किया। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। कॉलसैनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म
प्लेटो से हुआ है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म अरस्तु से हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान को लोकप्रिय प्रचलित बनाने का कार्य रूसो और फ्रोबेल के द्वारा किया गया। एक ग्रंथ है रूसो का शिक्षा पर लिखा हुआ, यह है एमिल। तो प्रश्न पूछ सकता है एमिल किसकी रचना है? रूसो का ग्रंथ है। शिक्षा मनोविज्ञान को मनोवैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने वाले विद्वान है पेस्टोलॉजी और हर्बर्ट। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म 1900 में हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में मान्यता 1920 में अमेरिका में मिली। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन अमेरिका द्वारा 1940 में शिक्षा मनोविज्ञान पर सबसे पहले शोध कार्य प्रारंभ किए गए। अब हम बात करते हैं अभिवृद्धि एवं विकास पर। उससे पहले हम आपको शॉर्ट में बता दें बाल विकास क्या है, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर क्या है ये भी आप समझ लीजिएगा। बाल मनोविज्ञान विकास व्यवहार या विषय वस्तु पर अधिक बल देता है, जबकि बाल विकास उसकी प्रक्रिया पर अधिक बल देता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बाल विकास यानी बच्चे के विकास की शुरुआत कहाँ से होती है, तो शुरुआत गर्भावस्था से ही हो जाती है। ध्यान रहेगा अब आपको बाल विकास क्या है, जिसमें हम बालक के विकास से संबंधित चीजों का अध्ययन करते हैं, वही होता है बाल विकास। तो अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है? अभिवृद्धि क्या है? शारीरिक परिवर्तन है, यानी आपके शरीर के अंगों में परिवर्तन होना, वृद्धि होना, और ये एक निश्चित आयु तक चलती है प्रक्रिया। जबकि विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, व्यवहारिक परिवर्तन से है। अभिवृद्धि किसी विशेष पक्ष अथवा आंशिक पक्ष को व्यक्त करती है, जबकि विकास व्यक्ति में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों का योग है। अभिवृद्धि का आप मापन कर सकते हैं, बट विकास, सभी विकास मतलब जो जैसे यहाँ पर हो गया संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक, तो इसमें हर पक्ष का आप मूल्यांकन नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। प्रश्न पॉइंट संख्या 4 देखिएगा। अभिवृद्धि मूर्त है, यानी आप देख सकते हैं जैसे किसी के शरीर के आकार में वृद्धि हो रही है, शारीरिक अंगों का विकास हो रहा है, तो आपको दिखाई पड़ेगा। विकास आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, अर्थात ये अमूर्त है। अभिवृद्धि निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है, जबकि विकास जीवन भर चलता रहता है। प्रत्येक बालक में वृद्धि समान नहीं होती, लेकिन विकास के पदों में समानता पाई जाती है। अभिवृद्धि एक आंशिक कारक है, जबकि विकास व्यापक कारक है। यहाँ पर व्यापक कर लीजिएगा। अभिवृद्धि का मतलब है शरीर के आकार का बढ़ना, जबकि विकास रूप एवं आकार में परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। अभिवृद्धि का मतलब यह है शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन, जबकि विकास का मतलब यह है गुणात्मक परिवर्तन। अभिवृद्धि बाहरी तत्व है, जबकि विकास आंतरिक तत्व है। बढ़ते हैं विकास के आयाम की तरफ, तो सबसे पहले बच्चे का गर्भ में शारीरिक विकास होता है, फिर संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक, फिर संवेगात्मक। ये ध्यान रखिएगा, पहले सबसे पहले शारीरिक ही होगा, इसके बाद यहाँ पर सीक्वेंस अदल बदल सकते हैं, डिपेंड करता है आयोग किस हिसाब से ऑप्शन को सेट करता है। विकास में वृद्धि का मतलब क्या है? विकास में वृद्धि का मतलब है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि हो रही है। देखिए अब यहाँ पर विकास के सिद्धांतों की बात करेंगे। 100% क्या 500% यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा। विकास की दिशा का सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, केंद्र से या मध्य से बाहर की ओर होता है। विकास की दर एक जैसी नहीं होती, दर अलग अलग हो सकती है, लेकिन पैटर्न या फिर क्रम एक जैसा होता है। विकास सभी के लिए समान है, किसी भी धर्म, किसी भी जाति वर्ग का बच्चा हो, सभी में एक जैसी यूनिवर्सल प्रोसेस, एक जैसी प्रक्रिया होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एकीकृत होता है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत लागू होता है। विकास के जो आयाम है सामूहिक, सामाजिक, नैतिक, शारीरिक, ये आपस में सह संबंधित होते हैं। स्त्री पुरुष की विकास दरों में अंतर होता है। विकास की प्रवृत्ति आश्रितता से स्वायत्तता की ओर। शुरुआत में बच्चा क्या है, अपने घर के सदस्यों पर आश्रित रहता है, फिर धीरे धीरे चीजों को वो अपने आप करने सीख लेता है। इसी को कहते हैं आश्रितता से स्वायत्तता की ओर। विकास एक सीधी रेखा में नहीं होता है, वर्तुलाकार प्रक्रिया है, स्पीड घटती बढ़ती रहती है। यह है वर्तुलाकार का सिद्धांत। विकास के बारे में हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, अर्थात विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है कि कितने साल में बच्चा चलने लगेगा, कितने साल में इसके दूध के दांत निकलेंगे, कुछ हद तक हम अनुमान लगा सकते हैं। विकास संचयी होता है, कुछ चीजें जो है रिपीट होती हैं, इसलिए कुछ चीजें बच्चे में संचित होती रहती हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम खतरा रहता है। विकास पर संस्कृति, कल्चर का प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं अवस्थाओं की। तो सामान्य धारणा के अनुसार 5 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है पूर्व जन्म काल, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ये सामान्य धारणा है कि पूर्व जन्म काल का मतलब क्या हो गया, जन्म से पूर्व की अवस्था। शैशवावस्था
जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18, प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर। लेकिन कौलसैनिक का वर्गीकरण थोड़ा सा अलग है। कौलसैनिक मानते हैं कि गर्भकालीन अवस्था जन्म तक, शैशवा काल जन्म से 4 सप्ताह, फिर आ जाती है पूर्व शैशवा काल 1 माह से 15 माह, उत्तर शैशवा काल 15 माह से 30 माह, पूर्व बालकाल 30 माह से 5 वर्ष, मध्य बालकाल 5 वर्ष से 9 वर्ष। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये वाली जरूर याद कर लीजिएगा। कौलसैनिक के अनुसार किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष मानी गई। रॉस ने 4 अवस्थाओं में वर्गीकरण किया है। शैशवावस्था इन्होंने 3 वर्ष तक ही माना है, पूर्व बाल्यकाल 3 से 6 माना है, उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 माना है, ये 12 से 18। ये कुछ हद तक ठीक है रॉस का वर्गीकरण। शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं। शैशवावस्था में बच्चा मुस्कुराता रहता है, सामाजिक मुस्कान की अवस्था, सीखने का आदर्श काल, भावी जीवन की आधारशिला, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, अनुकरण द्वारा बच्चा सीखता है तो अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। क्षणिक संवेग की अवस्था, समुचित सामूहिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल है। अतार्किक चिंतन की अवस्था अर्थात चिंतन का अभाव पाया जाता है। शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता होती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। बालक में मूल प्रत्यात्मक व्यवहार पाए जाते हैं। बच्चा कॉपी करता है, दोहराता है, बोलो मम्मी तो बोलेगा मम्मी पापा, जो आप बोल रहे होंगे वही चीज रिपीट करता है। संवेगों का प्रदर्शन क्षणिक रूप से होता है, मंद मंद मुस्काता है बच्चा। नैतिकता की भावना का अभाव पाया जाता है। बच्चा स्वयं केंद्रित होता है, अपने आप से प्यार करता है। सिगमंड फ्रायड ऐसा मानते हैं कि बच्चे में काम प्रवृत्ति पाई जाती है क्योंकि वो क्या करता है, कैसे बताएं, हम नहीं बता सकते। दूसरों पर निर्भरता अधिक होती है, आत्म प्रेम की भावना अधिक होती है, दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि अधिक होती है, परंतु विषम लिंगी समूह का निर्माण होता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है, स्वार्थी व स्वकेंद्रित बालक होता है, अपनी संवेदना व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। ठीक है, चलिए, सामाजिक भावना का अभाव पाया जाता है। बात करते हैं बाल्यावस्था की। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना, इसके हमने डिटेल वीडियोस भी बना रखे हैं, आप देख सकते हैं विद क्वेश्चंस। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, जीवन का अनोखा काल कहा गया, वैचारिक क्रिया की अवस्था कहा गया, प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा गया, समूह की आयु, टोली दल की अवस्था कहा गया, शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल है ये, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है, मूर्त चिंतन की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता का काल, ये इस अवस्था के अन्य नाम हैं। इस अवस्था में तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता, अभिवृद्धि का काल, नए कौशल एवं क्षमताओं का विकास होता है। शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है ये। अगला पॉइंट यहाँ पर शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है। इसमें नेता बनने की इच्छा आती है। समलिंगी मित्रता, समूह भावना का विकास इसी अवस्था में होता है। खेल की आयु, गेम एज इसी को कहा जाता है, गैंग एज कहा जाता है इसी को, सारस अवस्था कहा जाता है, चुस्ती की आयु कहा जाता है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी इसी को हम कहते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की आयु आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर कुछ चीजें डबल लिख गई। बढ़ते हैं हम किशोरावस्था की तरफ। किशोरावस्था जो है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था है। एडोलेसेंस शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है एडोलेस्केयर, इससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। स्टेनली हॉल ने एडोलेसेंस नामक पुस्तक 1904 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वे अचानक होते हैं, उनका पूर्व अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता है, ऐसा स्टेनली हॉल का दावा है। ये कहते हैं कि आकस्मिक विकास होते हैं, अचानक से विकास होते हैं। इसी कारण स्टेनली हॉल को किशोरावस्था का जनक माना जाता है, क्योंकि इनका सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ माना गया। किशोरावस्था को हम जीवन का कठिन काल कहते हैं। द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है। अटपटी तथा समस्याओं की आयु है। स्वर्ण काल है, इसी को हम सुनहरी अवस्था कहते हैं, बसंत काल कहते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन का काल, टीन एज, ब्यूटी एज, एज ऑफ ब्यूटी, सुखद एवं दुखद अवस्था, सामाजिक समस्यात्मक अवस्था, इतने सारे नाम हैं। अमूर्त चिंतन की अवस्था, दल भक्ति की भावना, जीवन का सबसे कठिन काल, ये आप पढ़ लीजिएगा फटाफट से। उथल पुथल की अवस्था, संघर्ष तूफान की अवस्था। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं, ये भी उसी से संबंधित है, कुछ नया नहीं है, अलग तरीके से लिखा गया है। कुछ कथन है किशोरावस्था से, जान लीजिए। किशोर वर्तमान की शक्ति और भविष्य की भावी आशा है, ये कहते हैं क्रोएंड को। कि स्टेनली हॉल वाला आपको रट गया होगा, किलपैट्रिक वाला याद कर लीजिएगा, इस बार इसके संभावना है पूछे जाने की। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये कहा है किलपैट्रिक ने। बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ना ही किशोरावस्था, ये जर्सील्ड का स्टेटमेंट है। सामान्य धारणा क्या है, किशोरावस्था सुखद वर्षा एवं प्रकाश की अवस्था है। ठीक है, प्रश्न बनता है कि हेडी कमेटी या हेरिडिट कमेटी है यहाँ पर, इसका संबंध किससे है, किशोरावस्था से है। एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक कौन है, स्टेनली
हॉल हैं। बढ़ते हैं संवेग की तरफ। संवेग क्या है? तो आपके जो उत्तेजना होती है, हम ये कह सकते हैं कि भावों में जो उथल पुथल होती है उन्हीं को हम संवेग कहते हैं, है ना। भावों में उथल पुथल को ही हम संवेग कहते हैं मनोविज्ञान में। भौतिकी में मत जाइएगा संवेग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, संवेग क्या है? तो संवेग अचानक उत्पन्न होते हैं, शरीर में बाधा उत्पन्न करते हैं, आंतरिक एवं बाहरी उद्दीपन का परिणाम है, बार बार प्रकटीकरण होता है, सार्वभौमिक होते हैं, सुख दुख का भाव निहित होता है, अधिकतर दुख का भाव निहित होता है, संवेग दृढ़ता को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। संवेग शरीर को उत्तेजित करते हैं, कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं। संवेग का आधार मनोवैज्ञानिक है। संवेग व्यक्तिगत विभिन्नता पर निर्भर करते हैं और इसमें आपका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कारक कौन कौन से प्रभावित करते हैं? तो परिवार, स्वास्थ्य, मानसिक विकास, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय, अत्यधिक कार्य, काम में अनावश्यक बाधा, अपमान, ये चीजें प्रभावित करती हैं। मैकडूगल ने संवेगों की संख्या 14 बताई है। मूल प्रवृत्तियों की संख्या भी 14 है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग की उत्पत्ति होती है। जैसे यहाँ पर एक तरफ संवेग लिखे हैं और उससे संबंधित मूल प्रवृत्ति लिखी है। भय का संबंध पलायन, क्रोध, उत्साह, घृणा, प्रियता, आश्चर्य, जिज्ञासा। प्रश्न ये वाला पूछा गया है कि आश्चर्य का संबंध किससे है? तो जिज्ञासा से है। कष्ट, शरणागत, रचना, रचनात्मकता, अधिकार भावना, संचयी प्रवृत्ति। ये आप 14 यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। यहीं पर एक लाइन और जोड़ा है हमने। ब्रिजेस के अनुसार मनुष्य में 10 संवेग होते हैं: उत्तेजना, कष्ट, आनंद, भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, हर्ष, उल्लास और प्रेम। तो ये लाइन आप ध्यान रखिएगा। ब्रिजेस ने संवेग की संख्या 10 बताई है। जैव मनोवैज्ञानिक सिद्धांत गैशल के द्वारा दिया गया। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया। मनोलैंगिक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया। भाषा विकास नॉम चॉम्स्की। नैतिक विकास कोहलबर्ग। क्षेत्र विकास कर्ट लेविन। बौद्धिक विकास जीन पियाजे ने दिया। जीन पियाजे प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं जिसने कहा कि मनुष्य जन्म से ही क्रियाशील और सूचना प्रक्रमित प्राणी है। चलिए अब बात करते हैं अधिगम की। तो अधिगम क्या है? अगर हम साधारण शब्दों में आपको बताएं तो व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है वही अधिगम होता है। कुछ परिभाषाएं यहां पर अधिगम के संबंध में। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? क्रो एंड क्रो कहते हैं अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिव्यक्तियों का अर्जन ही अधिगम है। गिलफोर्ड की परिभाषा बहुत बार पूछी गई है। गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है, ये गिलफोर्ड कहते हैं। वुडवर्थ कहते हैं कि नवीन ज्ञान व अनुक्रियाओं को प्राप्त करना ही अधिगम है, ये कहते हैं आपके वुडवर्थ महोदय। इसके बाद परिभाषा आती है बीएफ स्किनर की। बीएफ स्किनर कहते हैं कि वातावरण के साथ उत्तरोत्तर सामंजस्य ही अधिगम है, ये कहते हैं वुडवर्थ महोदय। आगे बढ़ते हैं हम। अधिगम है क्या, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो अधिगम अनुकूलन है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम वातावरण से संबंधित है, अधिगम में बालक का स्थान महत्वपूर्ण है, अधिगम ज्ञान का संचय है, अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है, अधिगम अनुभवों की व्यवस्था है, अधिगम हेतु सक्रियता आवश्यक है, अधिगम जननिक प्रक्रिया है, अधिगम हस्तांतरणीय है, मतलब अधिगम में हस्तांतरण होता है, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है, अधिगम एवं विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं है। अब बात करते हैं इसके जो कह सकते हैं हम वक्र, इसके जो बनते हैं अधिगम वक्र। अब यहाँ पर एक सरल अधिगम है ये, ठीक है, सरल रेखी, इसी को हम त्वरण, समानोपलब्धि, समान गति अधिगम भी कहते हैं। इसमें क्या है, सीधी रेखा में हो रहा अधिगम, अर्थात अधिगम का वह वक्र जिसमें प्रयासों के आधार पर अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि हो रही हो उसको सरल रेखी वृद्धि या सरल रेखी वक्र कहते हैं। नतोदर वक्र क्या होता है, तो प्रयासों के आधार पर अधिगम की मात्रा में धीरे धीरे कम वृद्धि होने लगती है। यहाँ पर ये फिगर बना है, ऐसे वृद्धि हुई है, फिर क्या है धीरे 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 ये कम होने लगी, ये होता है नतोदर वक्र। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है पिछली बार। फिर आता है उन्नतोदर सकारात्मक अधिगम वक्र। इसमें क्या होता है, प्रयासों के आधार पर जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतनी स्पीड उतना आप ज्यादा सीखने लगेंगे। तो ये फिगर ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना, तो ये होता है आपका उन्नतोदर। अर्थात ये होते कितने प्रकार के, यहाँ पर आपने देखा सरल रेखी हो गया, नतोदर हो गया, उन्नतोदर हो गया और एस आकारी अधिगम वक्र। इसमें क्या होता है, कभी मात्रा कम हो जाती, कभी बढ़ जाती, फिर कम, फिर
तो इसको मिश्रित प्रकार का कहते हैं। यहाँ पर क्या है, कम हुई मात्रा फिर बढ़ी, फिर कम हुई फिर बढ़ी, तो इसको हम एस आकारी कहते हैं, या फिर इसी को हम मिश्रित प्रकार का अधिगम वक्र कहते हैं। अधिगम पठार क्या है, हर बार यहाँ से एक प्रश्न यूपी टेट में जरूर पूछा जाता है। अधिगम पठार क्या है, प्रारंभिक अवस्था में अधिगम की मात्रा वृद्धि होने के बाद एक समय के बाद अधिगम रेखा सीधी हो जाती है। प्रयास करने पर भी अधिगम की मात्रा में कोई वृद्धि ना हो, इसी को हम अधिगम पठार कहते हैं। मतलब आप सीख रहे हैं, ठीक है, एक स्पीड से अधिगम हो रहा था, फिर अचानक अधिगम होना बंद हो गया, रुक गया, ठीक है, अधिगम की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई, इसी को हम अधिगम का पठार कहते हैं। अब बात करते हैं अधिगम स्थानांतरण के प्रकार की। अधिगम स्थानांतरण का प्रकार यहाँ पर होता है सकारात्मक। सकारात्मक को ही हम धनात्मक अधिगम अंतरण कह सकते हैं। अधिगम अंतरण कहें या अधिगम स्थानांतरण कहें, एक ही बात है। अर्जित ज्ञान के कारण वर्तमान में कोई कार्य करने पर सहायता मिलेगी तो वो सकारात्मक हो जाएगा। नकारात्मक कब होगा, जब कोई बाधा पहुंचेगी, ये नकारात्मक हो जाएगा। शून्य या जीरो स्थानांतरण कब लगाएंगे, तो एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वहां पर शून्य स्थानांतरण होता है। क्षैतिज स्थानांतरण कब होगा, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उससे मिलती जुलती परिस्थिति में उपयोग करना ही क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। मिलती जुलती परिस्थिति में अगर आप प्रयोग कर रहे हैं। ऊर्ध्व अंतरण कब होता है, जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का आप उससे उच्च परिस्थिति में उपयोग करेंगे तो ये अधिगम का ऊर्ध्व अंतरण होगा। जैसे आपको बाइक चलाना आता है, फिर आप कार चलाना सीखते हैं, तो उच्च परिस्थिति में आप इसका प्रयोग कर रहे हैं। द्विपार्श्विक कब होगा, तो शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का दूसरे भाग में अंतरण होना ही द्विपार्श्विक अधिगम या द्विपार्श्विक अंतरण स्थानांतरण कहलाता है। इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं अधिगम के प्रकार की तरफ। तो रॉबर्ट गैनी की एक पुस्तक है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, यही से प्रश्न पूछा गया है कि ये पुस्तक किसकी है, तो ये रॉबर्ट गैनी की पुस्तक है। इसमें इन्होंने 8 प्रकार के अधिगम बताए हैं। संकेत अधिगम, संकेत अधिगम का क्या होता है मतलब, तो इस स्तर पर बालक वातावरण के विशिष्ट उद्दीपकों के प्रति विशिष्ट अनुक्रिया करता है, वह वातावरण के संकेतों को ग्रहण कर अधिगम करता है। ये पावलोव के पारंपरिक अनुकूलन से संबंधित अधिगम है। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, पुनर्बलन की उपस्थिति में जब उद्दीपक व अनुक्रिया के द्वारा जब नवीन क्रिया संभव हो जाए तो उसे उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहते हैं। यह अधिगम थॉर्नडाइक और स्किनर से संबंधित है। श्रृंखला अधिगम, तो जब उद्दीपक और अनुक्रिया लगातार एक क्रम में प्रस्तुत किया जाए तो श्रृंखला अधिगम हो जाएगा। साहचर्य, शाब्दिक साहचर्य अधिगम कब होगा, तो इसमें शब्दों के मध्य संबंध स्थापित करके प्राप्त किया जाता है, जैसे कविता, गीत आदि। विवेकात्मक अधिगम, तो इस चरण में बालक समान पदों की पहचान करके उनकी अन्य पदों की मध्य अंतर और तुलना करके ज्ञान सीखता है, जैसे लंबाई ऊंचाई में अंतर करना। संप्रत्यय अधिगम, इसमें एक कॉन्सेप्ट एक संप्रत्यय की विशिष्ट विशेषताओं एवं गुणों की दूसरे संप्रत्यय की विशिष्ट विशेषताओं व गुणों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करता है। नियत अधिगम क्या होता है, तो इसमें किसी एक क्षेत्र के नियम, सूत्र, सिद्धांत एवं समीकरण को बच्चा सीखता है और नवीन परिस्थितियों में इसका पुनः प्रयोग करता है। साहचर्य परिवर्त अधिगम, इसमें क्या होता है, देखिए आपको यूट्यूब पे क्या है, आसान आसान चीजें पढ़ा दी जाती हैं, ठीक है, मानते हैं उससे प्रश्न आता है, बट आसान चीजें आती हैं पेपर में, बट आपको पढ़ना सब पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते, ठीक है। आसान आसान पढ़ा दिया जाता है और जो डीपली चीजें हैं वो आप तक नहीं पहुंचाई जाती हैं। तो ये आपको अगर पढ़ाया जा रहा है तो आप इसकी वैल्यू करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अधिगम के सिद्धांत की बात करें, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, अधिगम का बंध सिद्धांत कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। एसआर थ्योरी भी थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया, तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। उद्दीपक यहाँ पे क्या था, मछली का टुकड़ा। प्रतिक्रिया क्या हुई, बिल्ली द्वारा लीवर को दबाना सीख जाना, यहाँ पर बिल्ली जो है लीवर को दबाना सीख जाती है। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने 1913 में अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में एक सिद्धांत दिया। 1913 में सिद्धांत साहचर्यवाद के सिद्धांत पर आधारित है। थॉर्नडाइक के अनुसार जब प्राणी के समक्ष नवीन परिस्थिति या समस्या उत्पन्न की जाती है तब प्राणी उस परिस्थिति के साथ समायोजन करने के लिए अनुक्रिया करता है।
प्रारंभ में कुछ अनुक्रियाएं, जैसे आप कोई नई चीज सीख रहे हैं तो शुरुआत में गलतियां तो होंगी, लेकिन कुछ समय बाद आप उन गलतियों से ही सीख जाएंगे और सही चीजें करना सीख जाएंगे। ठीक है। थॉर्नडाइक बॉक्स, इसी को ओल्डन बॉक्स कहा गया। बिल्ली अनुक्रिया है और मछली क्या है, उद्दीपक है। थॉर्नडाइक के द्वारा नियम जो दिए गए हैं, टोटल 8 नियम दिए गए हैं। कौन कौन से 8 नियम हैं, तो 3 जो है प्रधान या प्रमुख नियम है, मुख्य नियम भी इनको कहते हैं, 5 गौण नियम है। 3 नियम, प्रधान नियम कौन कौन से हैं, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। प्रभाव का नियम कहता है कि यदि कोई कार्य करते समय संतोष मिले तो वह कार्य अधिक प्रभावी होता है। इसके अन्य नाम है, इसको हम परिणाम का नियम, सुख दुख का नियम, संतोष असंतोष, पुरस्कार दंड का नियम भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं तत्परता के नियम की तरफ। तत्परता का नियम क्या कहता है, किसी कार्य को करने हेतु तत्पर रहना, अर्थात यहां पर आप ये समझिएगा कि आप अगर किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हैं तो उस कार्य को आप जल्दी से सीख जाएंगे। घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है मगर पानी पीना उसकी तत्परता पर निर्भर। जैसे कोई प्यासा है, उसके पास आप पानी पहुंचा सकते हैं, उसको पिलाएं, तो अगर वो तत्पर होगा पीने के लिए तो पी लेगा। समझिएगा बात को। अभ्यास का नियम क्या कहता है, किसी क्रिया की पुनरावृत्ति ही अभ्यास है। इसको 2 भागों में बांटा गया, उपयोग और अनुप्रयोग का नियम। देखिए ये सबको पता है, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। कुछ लोगों को ये नहीं पता है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहाँ से पूछ लिया जाए, है ना। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते और सिल पर परत निशान। तो ये अभ्यास का नियम हो गया। ठीक है। गौण नियम या लघु नियम या सेकेंडरी द्वितीयक नियम भी इनको कहा गया है। इनकी संख्या 5 है। बहु प्रतिक्रिया का नियम, मतलब आप किसी कार्य करने के लिए बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं। फिर क्या है आपका मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम, अर्थात सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना आवश्यक है। आंशिक क्रिया का नियम यह है कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में चीजों को बदल करके कार्य का विभाजन करके आप उस कार्य को सीखते हैं। आत्मीकरण का नियम कहता है कि नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ सीखना। साहचर्य का नियम कहता है कि जो पहले से क्रिया सीखी गई है समान परिस्थितियों यदि नवीन क्रियाओं में भी है तो सीखने वाला दोनों में समानता देख करके उसी प्रकार की प्रतिक्रिया करेगा। समझ में आया इतना? चलिए यहां पर 5 ही है, नंबरिंग थोड़ा सा गलत हो गई, 1 ये हो गया और 4 ये हो गए, कुल 5 नियम हैं। पावलाव का अधिगम का सिद्धांत, इवान पावलाव ने सिद्धांत दिया। पावलाव को अनुबंधन का पिता कहा जाता है। इनके सिद्धांत पर इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। इनका नियम भी साहचर्य के सिद्धांत पर आधारित है। इनके नियम के इतने सारे अन्य नाम हैं। इनके नियम को हम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, CR थ्योरी, कंडीशनिंग रिस्पांस थ्योरी कहते हैं, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। पावलाव के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया होना अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। पावलाव ने अपना प्रयोग किस पे किया? कुत्ते पर किया। भोजन, घंटी व प्रकाश की उपस्थिति में कुत्ते के ऊपर इन्होंने अपना प्रयोग किया। भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। घंटी और प्रकाश क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक है। स्किनर ने जो सिद्धांत दिया उसको हम कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसका अन्य नाम है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर का जो सिद्धांत है इसको हम RS थ्योरी भी कहते हैं, RS टाइप सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ये साक्षर सिद्धांत का विरोधी सिद्धांत है। सिद्धांत में उस उद्दीपक की उपेक्षा अनुक्रिया को अधिक महत्व दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, ये पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। यहाँ पर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बात करते हैं गेस्टाल्टवाद की। तो गेस्टाल्ट शब्द, गेस्टाल्ट का मतलब ही होता है पूर्ण आकार। इस सिद्धांत के अन्य नाम है, इसको हम सूझ का सिद्धांत कहते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, अवयवी का सिद्धांत कहते हैं, सावयवी सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको हम समग्र या स्वरूपवादी सिद्धांत या पूर्णाकार सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का शब्द है? तो गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है समग्र या पूर्ण। इस सिद्धांत का सर्वाधिक प्रयोग कोहलर ने किया। कोहलर ने इस सिद्धांत का प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया। यह सिद्धांत जर्मन मनोवैज्ञानिक वैक्स वर्दीमन ने दिया था।
कोफका ने इसको प्रचलित किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी समस्या, शिक्षण या अधिगम को बिना विभाजित किए समग्र या पूर्ण रूप से एक साथ बालकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बालक अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा स्वतः ही अधिगम प्राप्त कर लेगा। कुछ विशेषताएं हैं कोहलर के सिद्धांत की, सूझ के सिद्धांत की। अंतर्दृष्टि यानी सूझ जो है ये अचानक से उत्पन्न होती है। सूझ का संबंध बुद्धि से होता है, आयु पर निर्भर है। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी सूझ भी उसी तरीके से बढ़ती है। सूझ से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। कोहलर के सिद्धांत की आलोचना भी हुई क्योंकि ये जो है सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि मंद बुद्धि बालक जो है सोच नहीं पाएंगे, सूझ अचानक से उनमें नहीं होगी। छोटी कक्षा के बच्चे के लिए भी उपयोगी नहीं है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत एल्बर्ट बंडूरा ने दिया। इन्होंने ये कहा कि बच्चा अनुकरण के द्वारा देख करके, मॉडल को देख करके सीखता है, इसलिए इसको प्रतिरूपों का सिद्धांत भी कहते हैं। बेंडूरा के अनुसार बालक अपने सामाजिक परिवेश की हर घटना, क्रिया तथा व्यवहारों को प्रतिरूपों के रूप में ग्रहण करता है और इसके द्वारा वह अधिगम प्राप्त करता है। क्षेत्रीयता का सिद्धांत दिया गया कर्ट लेविन के द्वारा। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कर्ट लेविन के अनुसार बालकों में अधिगम का विकास उनके भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर करता है। पुनर्बलन का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं क्लार्क हल। हालांकि स्किनर ने भी पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रयोग किया है, बट प्रतिपादक में क्लार्क हल का भी नाम आता है। इनके अनुसार अधिगम की प्रक्रिया समस्या यानी प्रॉब्लम पर निर्भर करती है। इस सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित होती है। मतलब ये जो सिद्धांत कहता है कि आवश्यकता की जो पूर्ति है उसकी प्रक्रिया के द्वारा सीखना निर्धारित होता है कि आपकी आवश्यकता क्या है, क्या आप सीख रहे हैं, उस पर ये निर्भर रहता है। चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत ये दिया गया टॉलमैन के द्वारा। टॉलमैन का सिद्धांत प्रयोजनवादी मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। टॉलमैन के अनुसार न केवल गतियों का अधिगम होता है बल्कि चिन्हों, आकृतियों के माध्यम से भी अधिगम होता है। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत ये अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया। इसमें आप बस इतना ही जानिए। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा जो है मोटिवेशन शब्द है, इसका हिंदी रूपांतरण है जो कि लैटिन भाषा के शब्द मोटम मोवेयर से इसकी उत्पत्ति हुई। इसका मतलब होता है गति प्रदान करना। अर्थात अभिप्रेरणा वह कारक है जो किसी कार्य को करने के लिए बल, उत्साह और गति प्रदान करता है। मैकडूगल कहते हैं कि अभिप्रेरणा वह शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। वुडवर्थ कहते हैं कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह अवस्था या तत्परता है जो किसी व्यवहार एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित की जाती हैं। सिद्धांत की बात करें तो ये आप पहले से पढ़ चुके हैं। ये सिद्धांत अभिप्रेरणा से जुड़े हुए हैं। मूल प्रवृत्ति मैकडूगल, मनोविश्लेषणात्मक फ्रायड, उद्दीपन अनुक्रिया थॉर्नडाइक, शारीरिक सिद्धांत अभिप्रेरणा शारीरिक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व जो शब्द है पर्सनालिटी, इसी का हिंदी रूपांतरण है जो कि लैटिन भाषा का शब्द है पर्सोना। पर्सोना का मतलब ध्यान रखिएगा, पर्सोना का मतलब नकाब, मुखौटा या वेशभूषा होता है। व्यक्तित्व का वर्गीकरण यहाँ पर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने आधार पर किया। यहाँ पर हिप्पोक्रेटस कहते हैं कि 4 भागों से इन्होंने बांटा है: मंद व्यक्तित्व, उदासीन, क्रोधी और आशावादी। फिर समाजशास्त्रीय आधार पर स्प्रिंगर ने वर्गीकरण किया। इन्होंने बताया ज्ञानात्मक, आर्थिक व्यक्तित्व वाले, सामाजिक व्यक्तित्व वाले, धार्मिक व्यक्तित्व वाले और राजनीतिक व्यक्तित्व वाले और कलात्मक व्यक्ति वाले। ये वर्गीकरण किसका है? यहाँ पर थोड़ा सा नंबरिंग गलत है। देखिए ये 4 नंबर तक यहाँ तक चला है, ठीक। फिर अगली हेडिंग आ गई है समाजशास्त्रीय आधार पर इन्होंने 6 प्रकार बताए: ज्ञानात्मक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और कलात्मक। फिर आ गया शारीरिक संरचना के आधार पर क्लेशमैन ने वर्गीकरण किया है पिकनिक या नाटा। इसमें जो बच्चा या व्यक्ति होगा ये छोटे कद वाले, मोटे व गोल, अधिक सामाजिक तत्व वाले तथा मित्रों में लोकप्रिय होते हैं। फिर आ जाता है एस्थॉनिक, इसमें निर्बल आ जाते हैं, दुबले पतले व्यक्ति जो दूसरे की निंदा किया करते हैं, अपनी निंदा सुनना पसंद नहीं करते हैं। फिर आ जाता है आपका एथलेटिक, शक्तिशाली, है ना। एथलेटिक मतलब खेल से संबंधित जो होते हैं। इस श्रेणी के लोग शक्तिशाली, चौड़े सीने वाले, अधिक समायोजन करने वाले होते हैं। फिर आ जाता है मिश्रित यानी डाइप्लास्टिक, इसमें आप क्या जाते हैं, मिश्रित व्यक्तित्व के लोग इसमें आ जाते हैं। शेल्डन ने जो वर्गीकरण किया है 3 प्रकार से किया है: एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। 3 ध्यान रखिएगा। चौथा कोई ऑप्शन इसमें से देकर के पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण शेल्डन से संबंधित नहीं है। तो शेल्डन ने 3 प्रकार बताया है: एंडोमॉर्फिक, गोल व फूले हुए लोग; मीसोमॉर्फिक, मजबूत व बलिष्ठ लोग; एक्टोमॉर्फिक, निर्बल शरीर वाले लोग। बढ़ते हैं
यहाँ पर युंग का वर्गीकरण है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो अंतर्मुखी का मतलब क्या होता है, अपने आप में केंद्रित रहने वाला, जगत के दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, शारीरिक विषयों से दूर रहने वाला, सामाजिक रूप से अनभिज्ञ, पुस्तकों को पढ़ने में सर्वाधिक रुचि लेने वाला। एक प्रकार के लोग, इस प्रकार के लोग जो हैं ये कर्तव्य परायण। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, कक्षा 4 का बच्चा क्लास में पुस्तकों को पढ़ने में या घर में पुस्तकों को पढ़ने में अधिक रुचि लेता है, शारीरिक विषयों से दूर रहता है, सामाजिक रूप से अनभिज्ञ है, इस प्रकार का बच्चा किस में आएगा, तो ये अंतर्मुखी में आएगा, जिनको अपने आप से मतलब है। बहिर्मुखी जो होते हैं ये आत्मविश्वासी होते हैं, खेल कूद में ज्यादा रुचि होती है, सामाजिक कार्य में ज्यादा रुचि होती है, यथार्थवादी ज्यादा, आदर्शवादी ये कम होते हैं। उभयमुखी व्यक्तित्व की बात करें तो नोमोन तथा याकोन नामक मनोवैज्ञानिक ने युंग के सिद्धांत में संशोधन किया और इसमें इन्होंने एक और जोड़ा, अंतर्मुखी बहिर्मुखी के साथ साथ उभयमुखी को भी जोड़ा। यहाँ पर थॉर्नडाइक ने भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है, स्थूल विचारक, सूचना विचारक और विचार प्रधान व्यक्तित्व। अगला चैप्टर हमारा आ जाता है बुद्धि का। बुद्धि है क्या, तो बुद्धि संपूर्ण मानसिक क्षमताओं का योग है, बुद्धि एक विवेकशील चिंतन है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि जन्मजात शक्ति है लेकिन उसका विकास जीवन काल में होता है। बुद्धि नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यताएं हैं। बुद्धि के प्रकार की अगर हम बात करें तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि। इसमें आ जाते हैं आपके इंजीनियर, कारीगर, व्यापारी आदि, जो मशीनों एवं यंत्रों के साथ अनुकूलन करने में सहायता देते हैं। अमूर्त बुद्धि में आप क्या जाते हैं, चित्रकार, बिना देखे चित्रकारी कर देते हैं, लेखक, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, पत्रकार, स्तंभकार, ये अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। फिर आ जाता है सामाजिक बुद्धि, इसमें नेताजी आ जाते हैं, समाज सेवी, ये आपके आ जाते हैं जो समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। बढ़ते हैं बुद्धि की विशेषताओं की तरफ। बुद्धि क्या है, वातावरण के प्रति समायोजन है। कॉल्विन कहते हैं कि कोई व्यक्ति जिस अनुपात में वातावरण के साथ समायोजन करता है उसी अनुपात में वह बुद्धिमान माना जाता है। तो कॉल्सनी कहते हैं कि कोई व्यक्ति जिस अनुपात में वातावरण के प्रति समायोजन करता है वह उसी अनुपात में बुद्धिमान माना जाता है। ईस्टर्न कहते हैं कि नवीन परिस्थितियों में अपने विचारों का समायोजन करने की क्षमता ही बुद्धि है। ठीक है, ये बकिंगम कहते हैं कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। वुड्रो कहते हैं बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। मैकडूगल कहते हैं बुद्धि जन्मजात योग्यता है जो अतीत के अनुभवों को सुधारती है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ये मानते हैं बेने, स्पीयरमैन और टर्मन। समस्या समाधान की योग्यता कौन मानता है, बर्ट और रैक्सनाइट। बुद्धि अनुभव के लाभ उठाने की योग्यता है, वुडवर्थ, वैशलर और डिएबर्न की परिभाषाएं आप याद कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर बात आती है यहाँ पर बुद्धि के तत्व। तो 4 तत्व वुडवर्थ ने बताए हैं, अतीत के अनुभवों का प्रयोग, नवीन परिस्थितियों को समझना, वातावरण के साथ समायोजन, कार्यों को विशाल दृष्टिकोण से देखना। बुद्धि की विशेषताएं क्या है, तो बुद्धि जन्मजात योग्यता भी है और वातावरण से अर्जित भी। बुद्धि सीखने की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है, बुद्धि से विवेक उत्पन्न होता है, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बुद्धि का विकास होता है, वातावरण के प्रति अनुक्रिया करना सिखाती है बुद्धि। शारीरिक आयु या वास्तविक आयु जो होती है जन्म तिथि से निर्धारित होती है, जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है। मानसिक आयु 1905 में फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बिने साइमन के द्वारा विभिन्न आयु स्तर के बालकों के लिए अलग अलग प्रश्नावलियों का निर्माण किया गया। इस आधार पर मानसिक आयु का पता लगाने का प्रयास किया गया। बुद्धिलब्धि का जो फार्मूला है सर्वप्रथम किसने दिया, अगर आपसे पूछे तो स्टर्न लगाइएगा, MA/CA। प्रचलित सूत्र पूछ ले या वर्तमान में जो सूत्र है वो है MA/CA, या सूत्र अगर ये लिख करके पूछ ले ये सूत्र किसने दिया तो टर्मन। 100 वाला टर्मन ने दिया है, स्टर्न ने छोटा वाला दिया है, ऐसे ध्यान रखिएगा। ये चार्ट है, इसमें से प्रश्न बन सकता है कि प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धिलब्धि कितनी होगी, या जड़ बुद्धि 25 से कम, ठीक है, सामान्य में 90 से 110 आ जाएगा, या फिर 120 तक भी आ जाता है। ये अलग अलग वर्गीकरण है, ठीक है। 140 से ऊपर अगर है तो प्रतिभाशाली बच्चा होगा। बुद्धि को वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, माता पिता का व्यवसाय प्रभावित करता है। बुद्धि के सिद्धांत, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा। 1 कारक सिद्धांत बेने ने दिया, 2 कारक स्पीयरमैन ने, 3 कारक स्पीयरमैन ने, बहुकारक बालू का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया, गार्डनर लिख लीजिएगा यहाँ पे। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया, प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन ने दिया, पदानुक्रमिक सिद्धांत वर्ड तथा वर्णन ने दिया, आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत BS ब्लूम ने दिया, त्रिआयामी सिद्धांत JP गिलफोर्ड ने दिया,
का और खा का सिद्धांत हैब ने दिया, त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया, संज्ञानात्मक जीन पियाजे। यहाँ पे बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, त्रितंत्र में और त्रिकारक में, ये ध्यान रखिएगा आप। और त्रिआयामी, ये तीन एक जैसे हैं। तीन कारक स्पीयरमैन, त्रिआयामी जेपी गिलफोर्ड, त्रितंत्र कहे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत। तो यहाँ पर चीजें अपडेट हुई हैं, इसलिए ये आपको जानना जरूरी है। पहले जो इसमें कुल खंड थे वो 120 थे, फिर इनकी संख्या हुई 150, है ना। अभी क्या है, वर्तमान में 180 खंड है। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि पहले शुरुआत में जो इन्होंने सिद्धांत दिया था 120 खंड थे, फिर संशोधित हुआ। ठीक है, यहाँ पर 5 4 था, फिर 5 5 6 की गुणा हुई तो 150 हुआ। फिर क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर 6 और 5 ये 180। और ये है क्या 6 5, ये आप देखिए इनके सिद्धांत में त्रि बताया गया ना, त्रि आयामी, 3 आयाम। पहला आयाम है संक्रिया, संक्रिया के अंतर्गत ये आ जाते हैं। दूसरा आयाम होगा यहाँ पर आपका विषय वस्तु, तो विषय वस्तु के अंतर्गत दृष्टि, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यावहारिक, श्रवण आ जाते हैं। फिर आपका उत्पाद, ये 3 है। ठीक है, खंड हैं इसके, ये इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं, बताए हैं। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि 3 तत्वों का योग है। विषय वस्तु क्या है, व्यक्ति द्वारा चिंतन मनन के लिए जिसका सहारा लिया जाता है उसको विषय वस्तु कहते हैं, जैसे सिलेबस आपका। संक्रिया क्या है, चिंतन मनन करना और उसका उपयोग करना। उत्पादन क्या है, किसी वस्तु पर की गई बौद्धिक क्रिया से जो परिणाम प्राप्त होता है उसी को हम उत्पादन कहते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चीज छूट रही है, समावेशी शिक्षा। हालांकि 5 नंबर आपके सिलेबस में, बट हमें पूरा विश्वास है कि आप इससे प्रश्न कर लेंगे बहुत आसानी से। समावेशी शिक्षा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, सबको समाहित कर लेना, अर्थात ऐसी शिक्षा जो सबके लिए हो, हर वर्ग के लिए हो, हर बच्चे को हम एक साथ एक ही कक्षा में एक ही विद्यालय में शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। इससे प्रश्न यहाँ पर बनेगा आपसे अधिगम संबंधी विकार से। 1963 में एक मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के, सैमुअल अलेक्जेंडर किर्क के द्वारा इस पर सबसे पहले अध्ययन किया गया। डिस्ग्राफिया क्या है, इसको हमने ट्रिकी वे में भी बताया है। डिस्ग्राफिया ड्राफ्ट से ग्रेफाइट पेंसिल या फिर ग्राफ पेपर पे आप लिखते हैं तो ये लेखन संबंधी विकार है। ठीक है, तो ये लेखन संबंधी विकार को हम डिस्ग्राफिया कहेंगे। पठन संबंधी विकार को डिस्लेक्सिया कहेंगे। लक्ष्य से लुक्स वाला आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। अप्रेक्सिया एक शारीरिक विकार है, इसमें सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में बच्चा निपुण नहीं हो पाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हाथ और आंखों के बीच समन्वय संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। ये एक प्रकार का तंत्रिका तंत्र संबंधित विकार है। डिस्कैलकुलिया ये है गणना संबंधी विकार। एडीएचडी होता है आपका अटेंशन डिसऑर्डर हाइपर डीएक्टिविटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अवधान संबंधी विकार। एफेजिया क्या है, तो इसमें आप क्या जाते हैं, भाषा से संबंधित योग्यता, अफेजिया है ये। ठीक है, अफेजिया। अब बढ़ते हैं यहाँ पर हम एकैलकुलिया, जो कि डिस्कैलकुलिया का ही दूसरा नाम है। ठीक है, अकैलकुलिया कहा जाए या डिस्कैलकुलिया कहा जाए एक ही बात है। एडीएचडी हमने आपको बता ही दिया, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसको कहते हैं, डिफिसिट इन डिसऑर्डर कहते हैं, डी फॉर डिसऑर्डर। डिसआर्थोग्राफिया क्या है, ये वर्तनी संबंधी विकार है। चलिए अब बात करते हैं आरटीई 2009 की, फिर एनसीएफ की। आरटीई 2009 क्या है, तो भारत सरकार द्वारा सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये विधेयक पारित किया गया। इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये कानून बनाया गया। इसके तहत आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन, इसमें 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय है, 1 अनुसूची है। 2002 के अनुसार ये संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन, जिसके तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। इसमें अगर आपसे पूछ ले कि किस आर्टिकल के तहत माता पिता का ये कर्तव्य होगा, तो अनुच्छेद 51 का के तहत ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। इसमें एक बात और कही गई है कि 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय होगा और 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएगा। नहीं है तो 2 साल के अंदर वहां पर बनवाए जाएं। 25% सीटें इसमें आरक्षित रखी गई है निजी विद्यालय, SC, ST, OBC एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए। ये अधिनियम कक्षा 1 से 8 तक लागू है, प्रारंभिक शिक्षा है तो लागू है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है कक्षा 1 से 8।
प्राथमिक शिक्षा अगर कहे तो 1 से 5, बट ये जो नियम है ये कक्षा 8 तक लागू है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत विश्व का 135वां देश बना। अब यहाँ पर शिक्षक छात्र अनुपात की बात करें तो प्राथमिक विद्यालयों पर 60 बच्चों पर 2 शिक्षक, अगर बच्चे 61 से 90 के बीच में तो 3 शिक्षक होने चाहिए, 91 से 120 के बीच में तो 4 शिक्षक, 121 से ऊपर है तो 5 शिक्षक, और अगर 200 से अधिक बालक हो रहे हैं तो 40 बच्चों पर 1 टीचर रहेगा। 150 से अधिक होने पर 1 प्रधानाध्यापक, 5 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। उच्च प्राथमिक की बात करें तो यहाँ पर अनुपात 35:1 है, 35 बच्चों पर 1 टीचर रहेगा। इसके अलावा गणित और विज्ञान, सामाजिक विषय, भाषा तथा भाषा के लिए अलग से शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। घंटे की बात करें तो कक्षा 1 से 5 के लिए 200 कार्य दिवस, 6 से 8 के लिए 220 कार्य दिवस निर्धारित किए गए, और 1 से 5 के लिए 800 घंटे, 6 से 8 के लिए 1000 घंटे निर्धारित किए गए। ये वाला प्रश्न रीट में, यूपी टेट में कई बार पूछा गया है कि शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह तैयारी के साथ कितने घंटे, तो प्रति सप्ताह 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। अब बात करते हैं एनसीएफ की। एनसीएफ का मतलब होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, एनसीएफ 2005। तो भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय दस्तावेज बन चुके हैं। देखिए एनसीएफ जो 2005 है, इससे पहले भी 3 एनसीएफ बन चुके हैं। पहला 1975 में, फिर 1988 में, फिर 2000 में। जो एनसीएफ 2005 है नवीनतम दस्तावेज है। इसकी शुरुआत होती है रविंद्रनाथ टैगोर के लेख सभ्यता और प्रगति से। ये नवीनतम दस्तावेज है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर के तैयार किया है। एनसीएफ निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया। एनसीएफ का सूत्र होता है शिक्षा बिना बोझ के। इसके अनुसार कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होगी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने आप में क्या है, स्वाभाविक है और सक्रिय है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। और एनसीएफ का सूत्र भी शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ के सिद्धांत क्या है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न रहे, कक्षा कक्ष को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा जाए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए। पांचों में कोई पॉइंट ना समझ में आया तो बताइए। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान न दिया जाए, बाहरी जीवन से जोड़ करके पढ़ाया जाए। बच्चों को रटाया ना जाए, प्रैक्टिकली चीज़ों को सिखाया जाए। सिर्फ किताबी ज्ञान ना दिया जाए, एक्टिविटी भी कराई जाए, कुछ ऐसी चीज़ें सिलेबस में जो राष्ट्र के प्रति प्रेम को जागृत करें बच्चों में। अब आ जाती है शिक्षण की प्रकृति। 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो ये हो चुका। शिक्षण क्या है ये आप जानते ही हैं, टीचिंग, नेचर ऑफ टीचिंग। शिक्षण की प्रकृति, तो शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये जॉन डीवी, रायबर्न ऐसा मानते हैं कि शिक्षण जो है ये त्रिमुखी प्रक्रिया। 3 मुख कौन कौन से हैं? और एक प्रश्न ये भी आपने पढ़ा होगा कि शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसने कहा? तो जॉन डीवी जो हैं ये कहते हैं, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, सही करिएगा, ठीक है। जॉन डीवी क्या कहते हैं कि शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया, सही है। और एडम्स कहते हैं, हाँ नाम भूल रहे थे, एडम्स कहते हैं कि शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है, ठीक है। एडम्स क्या कहते हैं, द्विमुखी, और डीवी कहते हैं त्रिमुखी प्रक्रिया। शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया, फ्लेंडर कहते हैं। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, कौशलपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण के स्तर 3 स्तर बताए गए, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर और बोध स्तर। स्मृति स्तर की विशेषताएं क्या हैं? स्मृति स्तर में क्या होता है भाई, मेमोरी में आप क्या चीज करते हैं, चीजों को आप याद करते हैं, रटने पर बल दिया जाता है, ठीक है। शिक्षक का स्थान प्रमुख, छात्र का स्थान गौण हो जाता है, ये मेमोरी लेवल। शिक्षक ने होमवर्क दे दिया, बेटा याद करके आओ, तुम याद करके आ रहे हो, है ना। फिर आ जाता है आपका ज्ञानात्मक स्तर का शिक्षण। तो इसमें क्या है, सूझबूझ का अभाव होता है। स्मृति स्तर के प्रतिपादक जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट हैं। इसे हर्बर्ट पद प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। अब आ जाता है आपका बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसे स्मृति तथा चिंतन स्तर के बीच की कड़ी माना जाता है। इस स्तर पर परस्पर संबंधों को समझने, नियमों को पहचानने, उनका अनुप्रयोग करने तथा गूढ़ भावों को समझने पर बल दिया जाता है। इसके प्रतिपादन मॉरिसन थे। बोध स्तर के प्रतिपादन हेनरी सी मॉरिसन, इसके ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक हर्बर्ट। मॉरिसन बोध स्तर का शिक्षण प्रतिमान, यहां से प्रश्न पूछा गया है 2017 में। 5 सोपान है, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण और व्यवस्था,
और 5वां स्टेप हो जाता है अभिव्यक्तिकरण। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक का व्यवहार नियंत्रक होता है, छात्र शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं, इससे में आपका कुछ ज़्यादा काम का नहीं है। चिंतन स्तर की बात करें तो यहाँ पर शिक्षण का ये सर्वोच्च स्तर है, प्रश्न पूछ सकता है सर्वोच्च स्तर कौन सा है। समस्या केंद्रित होता है, इस पर मौलिक चिंतन नवीन खोज पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत कक्षा का वातावरण अधिक सजीव, उत्तेजित और आलोचनात्मक प्रदर्शित होता है। शिक्षण सूत्र की बात करें तो सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये शॉर्ट में आप जान लीजिए इतने होते हैं। प्रश्न कैसे पूछेगा, इसी में से 4 ऑप्शन उठाएगा और एक ऑप्शन में उल्टा कर देगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, जो बताया जा रहा है ज्ञान से अज्ञान की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं। मैक्रो टीचिंग की बात करें तो ये क्या है, शिक्षण का एक लघु रूप है। इसमें कक्षा का आकार भी छोटा होता है। इसकी शुरुआत 1961 से मानी जाती है, लेकिन इसका नामांकन 1963 में ड्वाइट एलन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किया। ठीक है, बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछ ले सूक्ष्म शिक्षण का जनक तो डी एलन को माना जाता है। कुछ परिभाषाएं हैं। एलन और यू कहते हैं कि सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। एलन क्या कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ्य की विषय वस्तु तथा समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र, प्रश्न पूछता है कि कुल कितना समय लगता है भारतीय प्रतिमान में, तो 36 मिनट। ठीक है, पाठ योजना आपने बनाया, शिक्षण किया 6 मिनट, फिर फीडबैक मिला, फिर पुनः योजना बनाई, फिर पुनः शिक्षण, फिर फीडबैक। ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक आपकी टीचिंग फिट ना हो। कुछ शिक्षण विधियां हैं जैसे किंडरगार्टन फ्रोबेल के द्वारा दी गई, मार्टेसरी मारिया मार्टेसरी के द्वारा, खेल विधि के प्रतिपादक हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक, डाल्टन विधि हेलन पार्खस्ट ने दी, पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी ने दी, खोज विधि इसी को ह्यूरिस्टिक विधि अन्वेषण विधि कहते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दी है, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक की है, वैज्ञानिक विधि गुडवार स्केट्स ने दी है, समस्या समाधान विधि सुकरात के द्वारा दी गई, सूक्ष्म शिक्षण विधि अभी हमने आपको बताया, मूल्यांकन विधि जे.एम. राइस के द्वारा दी गई है, समस्या समाधान हो चुका है, इकाई उपागम एच.सी. मॉरिसन ने दी है, विलेटिका प्रणाली कार्लसन बॉसबर्न ने दी है, डेक्ट्राली शिक्षण विधि डेक्ट्राली के द्वारा दी गई है, ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है, लुइस ब्रेल के द्वारा दी गई है, प्रक्रिया विधि कमेनियस ने, बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी, समाज विधि जो है एल मोरेनो ने दी है, आगमन निगमन विधि अरस्तु के द्वारा दी गई, हर्बर्ट की है पंचपदी शिक्षण प्रणाली शिक्षण विधि, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने दी है, संवाद विधि प्लेटो ने दी है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन या वाह्य अनुदेशन बी.एफ. स्किनर के द्वारा दिया गया, शाखी अभिक्रमित अनुदेशन या आंतरिक अनुदेशन नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा दिया गया, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन थॉमस एफ. गिलफर्ट ने दिया है, आगमन निगमन अरस्तु। ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करें, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है, तो टैक्सोनॉमी का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 डोमेन यहाँ पर ब्लूम साहब ने बताए हैं। वो 3 डोमेन है, ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, अर्थात ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक पक्ष। यहाँ से आपकी परीक्षा आपके सिलेबस में प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ज्ञान नंबर 1 पर, फिर समझ बूझ, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। हालांकि 2009 या फिर 11 में इसको संशोधित किया गया है, तो ये तो यहाँ तक तो यही रहे, आपस में इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया गया है। यानी विश्लेषण मूल्यांकन लास्ट में नहीं, अनुप्रयोग के बाद मूल्यांकन, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण। इतना आपसे डीप में नहीं पूछेगा, ये स्टेप आप मत भूलिएगा कि सबसे पहले क्या है ज्ञान, ज्ञान के बाद समझ बूझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इतना आप याद रखिएगा, काम चल जाएगा आपकी परीक्षा में, यहीं से प्रश्न आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपसारी एवं अभिसारी चिंतन की। तो इसका विचार गिलफोर्ड ने 1956 में प्रस्तुत किया। अपसारी का संबंध सृजनात्मकता से होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए वो व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है,
तो उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के चिंतन को हम अपसारी चिंतन कहते हैं। इसका संबंध किससे होता है? सृजनात्मकता से। इसी को हम आगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इसके द्वारा खोजा गया समाधान ओपन एंडेड वाला होता है। सृजनात्मकता क्या है? तो समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता ही सृजनात्मकता है। अभिसारी चिंतन क्या है? इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। जैसे आपसे पूछे कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे दिल्ली, एक फिक्स आंसर हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली में घूमने की कोई जगह बताइए, तो अलग अलग आंसर आएगा, एक आंसर नहीं आएगा। तो जहां पर एक आंसर आए वो अभिसारी, जहां पर अलग अलग बहुत सारे आंसर आए वो अपसारी। इसके द्वारा खोजा गया समाधान बंद अंत वाला होता है। इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं दिया जाता। इसी को हम निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। लिंग पूर्वाग्रह क्या है? तो लिंग एक सामाजिक अवतरण, सामाजिक संरचना है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है ऐसी बात जिसको सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण ना हो। लिंग पूर्वाग्रह का मतलब यह है कि पुरुष और स्त्री के बारे में कही गई ऐसी बात जिसका कोई प्रमाण ना हो। जैसे पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ऐसा किसी प्रूफ में, मतलब किसी ने ऐसा कोई प्रयोग के आधार पर प्रूफ नहीं किया है। अब करेंगे क्या आप? अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, कक्षा में ऐसा कोई भेदभाव होता है, तो आप क्या करेंगे? लड़के लड़कियों को आप एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखेंगे जहां पर कोई भेदभाव ना हो। अगर होता है तो जेंडर पक्षपात के बारे में क्लास में आप परिचर्चा करेंगे। लड़की और लड़के को समानता की दृष्टि से देखेंगे। खेल कूद शिक्षा सभी में समान अवसर देंगे। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि लिंग क्या है? तो अगर ये प्रश्न बायो में पूछा जाएगा तो आप जैविक सत्ता लगा सकते हैं या शारीरिक संरचना। बट साइकोलॉजी में लिंग क्या है? सामाजिक संरचना है। समाज के द्वारा बनाया गया कि ये लड़का ये लड़की करेंगे, ये लड़का का काम है ना, ये सामाजिक संरचना है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? तो भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गीजूभाई बधेका को जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित का मतलब होता है कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। देखिए फेफड़े सूख गए हैं बोलते बोलते, गला भी सूख गया है। अब देखते हैं आपका रिस्पॉन्स क्या है इस पर। व्यूज़ मैटर नहीं करता है, कमेंट करिएगा आप, अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। व्यूज़ तो अपने आप आ ही जाएगा। अगर चीज़ें आपको पसंद आएंगी तो आप खुद ही 10 लोगों से बताएंगे कि हाँ ये वाला वीडियो देख लो, इसमें बहुत सारी चीज़ें कराई गई। तो कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, पॉजिटिव निगेटिव जैसा हो। अभी वीडियो बाकी है। बच्चों के अभिव्यक्ति उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है। प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है? बच्चों को सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। समस्या समाधान आलोचनात्मक चिंतन पर खोज को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसी के अंतर्गत करके सीखना, परियोजना विधि द्वारा सीखना, इस पर अधिक बल दिया जाता है। प्रगतिवादी शिक्षा के अंतर्गत समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। चलिए, भाषा और विचार से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। स्वनिम क्या है? तो स्वनिम का अपना अर्थ नहीं होता है, जैसे था फा चा, ठीक है। हम कह सकते हैं कि स्वनिम किसी भाषा की ध्वनि अवस्था में पाई जाने वाली लघुत्तम इकाई है। रूपग्राम क्या होता है? इसको रूपिम कहते हैं। भाषा में अर्थ की दृष्टि से, जब अर्थ की दृष्टि से पूछे तो रूपिम या रूपग्राम। आगे बढ़ते हैं। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल अति संवेदनशील माना जाता है। जीन पियाजे क्या कहते हैं भाषा के संबंध में? इनका यह कहना है कि बच्चे में पहले विचार आते हैं, बाद में भाषा आती है, जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे में पहले भाषा और बाद में विचार आता है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा कि वाइगोत्स्की और जीन पियाजे में क्या क्या अंतर है। नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। स्किनर कहते हैं कि भाषा जन्मजात नहीं होती। लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सिद्धांत के अन्य नाम, तो इनके सिद्धांत को सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सहयोगात्मक अधिगम का सिद्धांत, अधिगम होगा यहाँ पर, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इनका ये मानना था कि सीखने को सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता। ये हम आपको बता ही चुके हैं पियाजे और क्या कहते हैं। चलिए, पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, जबकि वाइगोत्स्की ने इस बात का विरोध किया और कहा कि जिस उम्र में भी बच्चे किसी संज्ञानात्मक कौशल को सीखते हैं, इस पर अधिक डिपेंड करेगा कि क्या संस्कृति से उन्हें संगत सूचना तथा निर्देश प्राप्त हो रहा है नहीं, अर्थात संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। जेपीडी क्या है? एक संदर्भ को
जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, उसको हम जेडपीडी कहते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए ऐसे प्रयास यानी रेंज जिसे वह अकेले नहीं कर सकता लेकिन अन्य वयस्कों या कुशल सहयोगियों की मदद से उसे करना संभव है, ये होता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जेडपीडी का मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई बच्चा है, वो काम करना चाह रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा, सक्षम नहीं है, वहां पर सहारा ले रहा है, जो वो रेंज है जिसमें सहारा ले रहा है वो होता है जेडपीडी, वो प्रयास होता है। ठीक है, वो होता है जेडपीडी। लेकिन जो मदद देता है उसको हम कहते हैं एमकेओ, जो मदद देता है उसको हम कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, एमकेओ। ठीक है, और जेडपीडी जो होती है, ये जो प्रयास है इसमें जो मदद दी जा रही बीच में दी जाती है, स्कैफोल्डिंग में मदद शुरुआत में दी जाती है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग की प्रक्रिया 4 स्तर में पूरी होती है। सबसे पहले दूसरों से मदद लेना, फिर स्वयं समस्या को समझना, फिर समस्या को हल करने के लिए खुद प्रयास करना, समझने के बाद खुद प्रयास करना, फिर दूसरों की मदद करने तक निपुणता आ जाती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये चीज़ें समझना जरूरी है। आंतरिक संभाषण क्या है? आंतरिक संभाषण का मतलब होता है खुद से बात करना। पियाजे ने खुद से बात करने को कहा है आत्म केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिक, जबकि वाइगोत्स्की खुद से बात करने को क्या कहते हैं? देखिए, हम लिख करके बता देते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा भाषा सही नहीं है इसकी, आप इसको नहीं समझ पा रहे होंगे, हम आपको लिख करके बता देते हैं। जीन पियाजे खुद से बात करने को क्या कहते हैं? पियाजे ये कहते हैं अहम केंद्रित या ईगोसेंट्रिक स्पीच। वाइगोत्स्की कहते हैं प्राइवेट स्पीच या निजी वार्ता। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है, कई बार हम आपको बता चुके हैं। अब बढ़ते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का। तो जीन पियाजे के सिद्धांत को पढ़ने से पहले जानना जरूरी है कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार वो व्यवहार होते हैं जो हमें जन्म से मिलते हैं, जैसे रोना, चीखना, चूसना, ये व्यवहार जो है ये मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होते हैं। वस्तु स्थायित्व क्या है? वस्तु के ना दिखने पर भी ये लगना कि ये वस्तु वहाँ पर है, इसको हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व। जीववाद क्या है? निर्जीव जीवों को जीवित समझ लेना। जैसे कोई बच्चे को आप खिलौना देते हैं, गुड़िया है या ट्रैक्टर है या कोई कार है, तो बच्चे को लगता है कि वो ओरिजिनल है, रियल है, उसमें जान है, उसको चलाने का प्रयास करता है, ये होता है जीववाद। संक्रिया क्या है? किसी क्रिया को दोहराना अथवा किसी वस्तु को तोड़कर फिर से पहले जैसे बनाने की कोशिश करना। बच्चा खिलौना तोड़ता है फिर उसको वैसे ही जोड़ने का प्रयास करता है। अपलटावी क्या है? गिनती, अक्षर, लंबाई, ऊंचाई के मूल स्वरूप पर वापस ना आ पाना। बच्चे ने 4 बनाया और आप इसको 4 थोड़ा सा कठिन है, हम बता रहे हैं आपको, समझा रहे हैं। आप बच्चे ने 1 बनाया, इसको आपने 4 बना दिया, बच्चे से कहीं फिर से 1 बनाइए, नहीं बना पाएगा, अर्थात मूल रूप पर वापस नहीं आ पाता है। संरक्षण का भाव, मूल आकृति में थोड़ा सा परिवर्तन कर देने पर पुरानी आकृति को भूल जाना। ठीक है, जैसे ये पतंग बनी है, ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा कुछ परिवर्तन कर दें तो भूल जाएगा कि पतंग बनी थी या नहीं बनी थी, पुरानी आकृति को बच्चा भूल जाता है। अनुकूलन क्या है? पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ समायोजन करना अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 उप प्रक्रियाएं हैं। आत्मसात्करण है आपका एक, समायोजन। आत्मसात्करण का मतलब होता है जब आपको कोई जानकारी है, अर्थात स्कीमा हमने आपको शायद नहीं बताया। स्कीमा क्या होता है? यहाँ पे लिखा नहीं है या लिखा है? नहीं लिखा होगा तब भी हम बताएंगे। चलिए हैं चीज़ें आगे, समझिएगा पहले आप स्कीमा पहले समझिए, इंपॉर्टेंट है। स्कीमा क्या होता है? एक मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है, अर्थात आपके माइंड में सूचनाओं का जो संग्रहण है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी ना, तो वही स्कीमा होता है। एक मानसिक संरचना, एक स्ट्रक्चर होता है। स्कीम्स क्या होता है? जो आपके माइंड में चीज़ें हैं उनको आप आसानी से दोहरा सकते हैं, जो आप रिपीट करते हैं वो स्कीम्स होती हैं। आप समझिए यहाँ पर आत्मसात्करण क्या है? आत्मसात्करण का मतलब होता है स्कीमा में जानकारी को ऐड करना, जोड़ना। समायोजन का मतलब होता है स्कीमा में जानकारी में हम बदलाव करते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें बालक अपनी योजना, संप्रति या व्यवहार में परिवर्तन लाता है। बदलाव या संशोधन समायोजन कहलाता है। साम्य धारण क्या है? बालक द्वारा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करना, ये होता है साम्य धारण। संरक्षण क्या होता है? वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने और समझने की क्षमता, यानी रंग रूप में पहचानने की क्षमता होती है,
उसी को हम कंजर्वेशन का नेचर, संरक्षण कहते हैं। ठीक है, पूरी लाइन को एक बार पढ़ लीजिएगा। वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने और समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता ही संरक्षण कहलाती है। विकेंद्रीकरण क्या है? तो किसी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता होती है विकेंद्रीकरण। प्रारंभ में ये बालक में क्षमता नहीं होती है, बल्कि वह किसी वस्तु या चीज के बारे में आत्म केंद्रित ढंग से सोचता है। पियाजे कहते हैं कि निरंतर अभ्यास से अधिगम नहीं होता, क्योंकि इनका ये मानना था कि बच्चा अपने ज्ञान की संरचना का निर्माण स्वयं करता है, अभ्यास को ये नहीं मानते। अवस्थाओं की बात करें तो 4 अवस्थाएं दी हैं। पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था की मुख्य विशेषता है वस्तु स्थायित्व। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे में वस्तु स्थायित्व का भाव कब से पाया जाता है। कई किताबों में इसका आंसर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दे रखा है, बट ये पहली स्टेज की अवस्था है। अर्थात बालक को ये बोध होने लगता है कि पदार्थों का अस्तित्व बना रहता है। उसको यह ज्ञान हो जाता है कि वस्तुएं दिखाई दें अथवा ना दिखाई दें, उनका अस्तित्व हमेशा रहता है। ठीक है, और इस अवस्था की इस विशेषता को बौद्धिक विकास की आधारशिला कहा जाता है, क्योंकि बिना बालक को कोई भी उच्च स्तरीय अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता। सामान्यतः 8 या 9 माह की आयु में वस्तुतः स्थायित्व के लक्षण दिखने लगते हैं। चलिए, विशेषताएं क्या है इसमें? तो इस अवस्था में बच्चे बुद्धि का प्रदर्शन गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा करते हैं, संकेतों द्वारा नहीं। रो करके अपनी क्रियाओं को, भूख लगी तो रोएगा बच्चा, टॉयलेट करना तो रोएगा। संसार विषय ज्ञान सीमित होता है, क्योंकि शारीरिक अंतर्क्रियाओं पर आधारित होता है। बच्चे किसी पदार्थ संबंधित स्थायित्व को, वही बात है वस्तु स्थायित्व वाला गुण। ठीक है, इसमें बच्चा इंद्रियों से प्राथमिक अनुभवों को प्राप्त करता है। वस्तु स्थायित्व हम आपको बता चुके हैं। पूर्व संक्रियात्मक दूसरी अवस्था समय रहता है 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे में भाषा का विकास प्रारंभ होने लगता है, अर्थात अभिव्यक्ति का मतलब बच्चा यहाँ पे थोड़ा बहुत बोलने लगता है। बालक विभिन्न वस्तुओं को पहचानने, उसमें भेद करना शुरू कर देता है। संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इस अवस्था में सजीव और निर्जीव वस्तुओं में बच्चा भेद करने की क्षमता अभी भी नहीं होती है। 5 वर्ष के अंत में बालकों में सजीव निर्जीव में भेद करने की क्षमता का विकास होने लगता है। इस समय बालक आत्मकेंद्रित होता है। उसका विश्वास है कि जो संसार में जो भी चीजें विद्यमान है सब उसके लिए ही है, जैसे सूर्य का साथ साथ चलना। बालकों में कल्पनाशीलता अधिक, लेकिन सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता का अभाव होता है। कल्पना बहुत करता है लेकिन तर्क नहीं कर पाता है। एक प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, ये एनसीईआरटी से स्क्रीनशॉट लिया गया है, कटिंग कह रहे थे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के विचार की एक अन्य विशेषता है केंद्रीकरण, तो ये ध्यान रखिएगा। अर्थात एक घटना को समझने के लिए किसी एक विशेषता या पक्ष पर ध्यान देना। केंद्रीकरण का मतलब ये है कि आप जो भी आपके सामने समस्या आती है, विशेषता आती है, तो उसके आप किसी एक पक्ष पर ही ध्यान देना। ठीक है, उदाहरण के लिए एक बच्चा बड़े गिलास में जूस पीने की जिद कर सकता है। एक छोटे चौड़े गिलास की तुलना में एक लंबे व पतले गिलास में वरीयता देता है। उसको लगता है कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा आएगा, जबकि जूस यानी एक दोनों ही गिलास में समान मात्रा में जूस, बट बच्चे को लगता है कि लंबे वाले में ज़्यादा जूस है। ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको हम ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसी को हम वैचारिक क्रिया अवस्था कहते हैं। 7 से 11। इस अवस्था में बालकों में मूर्त चिंतन का विकास होता है। वस्तुओं को पहचानने, विभेदीकरण, वर्गीकरण तथा ये क्षमताएं जो है विकसित हो जाती हैं। इसमें बच्चा 2 वस्तुओं के बीच में समानता, असमानता, संबंध, दूरी, विसंगतता को भी समझने लगता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये होती है 11 वर्ष से अधिक। इस अवस्था में बालकों में तर्क वितर्क, चिंतन करना, समस्या समाधान करना, ध्यान, वाद विवाद, ठीक है, इसमें ये सारी चीज आती है। ये भी प्रश्न पूछा सकता है। परिकल्पनात्मक चिंतन, मौलिक निर्णय क्षमता, ये विशेषता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। 3 स्तर 6 अवस्थाएं बताई है, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल और पोस्ट। नहीं, हमने गलत बताया, सुनिएगा। इनकी अवस्थाओं की अगर हम बात करें, तीन स्तर की अगर हम बात करें तो पहला स्तर है यहां पर प्री कन्वेंशनल, फिर है कन्वेंशनल, फिर आपका जाता है पोस्ट कन्वेंशनल। प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में बच्चा दंड से बचने के लिए कार्य करता है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता।
दूसरी इसकी अवस्था होती है आत्म अभिरुचि, अर्थात बालक का व्यवहार खुल करके सामने नहीं आता है लेकिन वो अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है। फिर आता है दूसरा लेवल कन्वेंशनल मोरालिटी, 10 से 13 साल की उम्र में पाया जाता है। इसमें बच्चा समाज के नियमों के अनुकूल कार्य करता है और दूसरे की मदद के लिए उत्सुक रहता है। इसी में आ जाता है अधिकार संरक्षण और अच्छा लड़का अच्छा लड़की। इस अवस्था में बच्चा जो है एक दूसरे का सम्मान करने की भावना बच्चे में आ जाती है और सम्मान पाने की भी। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो है इसमें सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, अर्थात बच्चा वही करता है जो उसे सही लगता है। ठीक है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, इसमें जो है एक तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग जो दूसरे के बारे में सोचें। यहाँ पर आपके लिए और भी कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। नैतिक दुविधा क्या है? नैतिक दुविधा वो चीज़ होती है ऐसी स्थिति जहाँ मुश्किल है कोई निर्णय लेना। यूपी टेट के एग्जाम के साथ साथ यूपीएसआई का एग्जाम भी लगा है कुछ लोगों का। आपको डिसीजन लेना है कि यूपी टेट का एग्जाम आपके लिए ज़्यादा जरूरी है या फिर यूपीएसआई का। तो ये नैतिक दुविधा है। ठीक है। या फिर आपको कोई 50 लाख रुपए दे रहे हो, एक तरफ परिवार एक तरफ आपका लवर, किसको चुनेंगे? तो ये है नैतिक दुविधा। लेकिन अगर आप चुन लेते हैं, तीनों में से कोई एक चुन लेते हैं, तो वो क्या होता है? नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा क्या होती है? जब हम चुनने में जो चिंतन प्रक्रिया सोचते हैं उसको नैतिक तर्कणा कहा जाता है। ठीक है। नैतिक दुविधा क्या है? सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में दुविधा को ही नैतिक दुविधा कहा जाता है। नैतिक तर्कणा क्या है? सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहा जाता है। दोनों में आप अंतर समझ गए, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा। ठीक है। मोरल डिलेमा कहते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैतिक यथार्थवाद क्या है? एक दार्शनिक स्थिति है जो नैतिक तथ्यों के उद्देश्य अस्तित्व को बचाती है। संज्ञान और संवेग, कुछ चीजें और बची हैं, फटाफट से कर लीजिए, फिर छुट्टी आपकी, मुश्किल से 10 मिनट और। चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम संज्ञान और संवेग की। तो संवेग क्या है? पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग के कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे होंगे, जैसे डर, गुस्सा, प्रेम, क्रोध, हर्ष, उल्लास आदि। संवेग और संज्ञान आपस में जुड़े हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अर्थात दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। संवेग और संज्ञान अलग नहीं है, एक दूसरे से सन्निहित है। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक थे जंजोग, जिनका ये मानना है कि ये संज्ञान और संवेग ये स्वतंत्र होते हैं, सन्निहित नहीं है। तो इनको अलग से ध्यान रखिएगा। जब किसी का नाम ना हो तो ये समझिएगा कि आपस में सहसंबंधित है। जंजोग के अनुसार पूछ ले तो ये स्वतंत्र होते हैं। पोर्टफोलियो क्या है? समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह, जो रोजमर्रा के हो सकते हैं या फिर शिक्षार्थी के कार्य के उत्कृष्ट नमूने भी हो सकते हैं, इसको पोर्टफोलियो में होता है। यानी बच्चे की क्रमिक प्रगति का एक लेखा जोखा पोर्टफोलियो में रखा जाता है। अब बात करते हैं अधिगम का आकलन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब होता है सीखे हुए का आकलन। ये होता है अधिगम के अंत में, जब आप सीख चुके हैं तब आपका टेस्ट ले रहा है कोई। इसमें विद्यार्थियों को महत्व नहीं दिया जाता है, ये अध्यापक केंद्रित है और ये जजमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है। ये समेटिव असेसमेंट का ही हिस्सा है। अधिगम के लिए आकलन कब लगाएंगे? असेसमेंट फॉर, अगर आप हिंदी में कंफ्यूज हो रहे हैं इसको आप इंग्लिश में याद कर लीजिए। ऑफ कब लगाएंगे? अंत में, जब लाइट ऑफ हो जाती है तब आप सोते हैं, लास्ट में। ठीक है। लाइट ऑफ हो गई। फॉर कब लगाएंगे? तो ये ड्यूरिंग प्रोसेस होता है, शिक्षण क्रिया के दौरान। क्वेश्चन आंसर मेथड, कोई पढ़ा रहा है उसी में से क्वेश्चन आंसर हो गए। इसमें शिक्षार्थी और अध्यापक दोनों ही एक्टिव रहते हैं। अधिगम के समान कब लगाएंगे? जब आप खुद से करें। कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ होमवर्क दिया गया कक्षा 6, 7, 8 में, आपने याद कर लिया, फिर आप क्या करते हैं, ऐसे कॉपी पे हाथ रख करके देखते हैं कि हमें याद हुआ कि नहीं हुआ, तो ये स्वयं हो गया। या फिर अपने दोस्त से कहते हैं देखो हमको ये काम दिया गया था, तुम सुनो, देखो हम सुना पाते हैं कि नहीं, अर्थात हम ग्रुप में करते हैं। इसमें विद्यार्थी की अधिक भूमिका रहती है। उपचारात्मक निदानात्मक क्या होता है? निदान का मतलब क्या होता है? पहचान करना अर्थात पता लगाना। क्यों किया जाता है इसको? ताकि हमें पता चले कि बच्चे को या जो विद्यार्थी उसको समस्या कहाँ पे हो रही है। इसके द्वारा हम बच्चे की पहचान कर सकते हैं कि बच्चे को क्या समस्या है, त्रुटियों का पता लगा सकते हैं। बच्चा पाठ में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है,
या फिर एक ही गलती को बच्चा बार बार क्यों कर रहा है, उपलब्धि स्तर जानने के लिए हम निदानात्मक परीक्षण करते हैं। जब हमें कमियों को पता चल जाता है तब हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, अर्थात ठीक करना है, सुधार करना। कमियों त्रुटियों को सुधारने के लिए शिक्षण किया जाता है। दूसरे शब्दों में निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बच्चे की जिन कमियों त्रुटियों कठिनाइयों आदि का पता लगाया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण में उन्हें दूर किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में है ये मनोविज्ञान शाला। ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में या इलाहाबाद में है। और भारत में मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना सबसे पहले कोलकाता विश्वविद्यालय 1916 में की गई। किसके द्वारा, एन सेन गुप्ता यानी नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा की गई। वहीं उत्तर प्रदेश की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना 1947 में आचार्य नरेंद्र देव समिति का नाम पूछ सकता है, आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वाधान में इलाहाबाद प्रयागराज में की गई। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब कुछ वन लाइनर। विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किसने की, विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लेपजिंग शहर में। भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो ये एक प्रश्न है इंपॉर्टेंट। इसके जनक है विलियम जेम्स। भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला तो 1916 में एन सेन गुप्ता जी के द्वारा। उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला की स्थापना आचार्य नरेंद्र जी ने की। है कहाँ, प्रयागराज में है। स्थापना 1947 में हुई। इसका प्रमुख कौन होता है, पदेय निर्देशक होता है। उत्तर प्रदेश कितने मंडलों में मनोविज्ञान शाला के केंद्रों की स्थापना की गई है, 10 मंडलों में। निर्मितवाद के जनक कौन है, निर्मितवाद या हम कहें संरचनावाद, जीन पियाजे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष 1947 माना गया। तो ये थी आज की क्लास। यहाँ पर ईवीएस की पापा वीडियो का लिंक हम लगा देंगे, यहीं से आप क्लिक करके देख लीजिएगा। जितने लोग अंत तक देखने आए हैं वीडियो को, उनका तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट आप सबका चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि 20 क्वेश्चन कम से कम इसी वीडियो से फंस जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।